हेलो एवरीवन। आज आप सभी का जूम मीटिंग में स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, आज हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या हो, इतने दिनों के अंदर आपका टाइम टेबल क्या हो, कौन कौन सी चीज़ आपने कर ली है और कौन कौन सी चीज़ों में आपको डर लगता है, इन तमाम बातचीत के ऊपर काम करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और आज आप मुझे बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़ी ही कंसिस्टेंसी के साथ सुनने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे आपसे कुछ सवाल हैं जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप यस या नो करके अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दें। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे साथ ये है कि हैव यू डन ऑल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स फॉर एसएससी सीजीएल मेंस 2019? जो आपका सीजीएल 19 का जो पेपर होने वाला है अगले मंथ, दीपावली से अगले दिन, क्या आप उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं? जो भी 2010 से 2018 तक के टीयर 2 के मेंस के पेपर है, चाहे वो सीजीएल के हों या फिर सीपीओ के हो, क्या आप कर चुके हैं या नहीं? एक बार यस या नो लिखिए फटाफट। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे एक बात पता चल सके कि क्या इस तैयारी का स्तर इस समय चल रहा है। ठीक है। अगला देखिए, आर यू कंसिस्टेंटली एक्सेलिंग इन योर मॉक टेस्ट एंड रिव्यूज? अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप उनके रिव्यूज कर रहे हैं, तो क्या आप धीरे धीरे एक्सेल कर रहे हैं या नहीं? सबसे पहले अगली बात ये बताइए। सेकंड में बताइए यस या नो। अरे बोलो भाई जल्दी। ये कुछ सवाल है जो आपको अंदर से खोलेंगे, अंदर से आपको अपना आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, और उसी के बाद आपको ये पता चलेगा कि नहीं भाई, अभी तो अ लॉट मोर हैज टू बी डन, बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हैव यू कवर्ड मैक्सिमम वोकेब एंड रीडिंग कंटेंट्स? जितनी भी आपकी वोकेब है, जितना भी आपका काम है, क्या वो आप कर चुके हैं या नहीं? तो जो भी वोकैब का कंटेंट है, जो भी रीडिंग का कंटेंट है, क्या उसको आप कर चुके हैं या नहीं? तो सबसे बड़ी बात ये आती है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे वोकैब तो हो गई सर, ओके वोकैब हो गई है, ठीक है। अगला पार्ट है, स्टिल यू आर गेसिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनअवॉइडेबल? फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा ना आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा ना आ जाए जो अनअवॉइडेबल है, ऐसा ना आ जाए यार जिससे हमें डर लगता है, कहीं कुछ इस तरह की चीजें तो नहीं है साइकोलॉजिकली? टेल मी प्लीज। यस यस, हो सकती है, इस तरह की चीजें जरूर हो सकती है। हरजीत, नैन्सी, वैभव, योगेंद्र, उत्तम, सारे लोग बताओ, इज इट सो? मैंने एक सवाल पूछा, इज इट सो, ऐसा है क्या? Are you the one who is bearing the stress of either time management or the lack of stability while making elimination? क्या आपको लगता है कि जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो या प्रीवियस ईयर का पेपर कर रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट की कमी आ रही है, या फिर आप अपने एलिमिनेशन को स्टेबिलिटी से नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास इस तरह की भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमारा दिमाग खराब हो जा रहा है, कि सर पढ़ने का ही मन नहीं करता, सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की लेंथ देखते देखते हमारे पास इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि इसको हम सोचते हैं कि बस इसके ऐसे ही तुक्के लगा के ऑप्शन दे दें, 200 में से 200 लाने जरूरी नहीं है, 150 भी आ जाएंगे तो वो बहुत हो जाएगा। तो ऐसी तो कोई चीज नहीं है, किसी को इस तरह की तो दिक्कत नहीं आ रही है? एक बार इस तरह की बात भी अगर है तो इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। नो सर, टाइम मैनेजमेंट इजंट अ बिग इशू। उत्तम कुमार कह रहे हैं कांट मेंटेन अक्यूरेसी। ओके, अक्यूरेसी की प्रॉब्लम चल रही है। ओके चलो ठीक है। तो इज दिस योर टारगेट? आपके टारगेट क्या क्या है? यू विल लर्न। आज के सेशन के अंदर से हम क्या निचोड़ निकालने वाले हैं अगले 25-30 मिनट के लिए, जो मैं आपके लिए कर पाऊंगा, माइंड की स्टेबिलिटी दे पाऊंगा, वो क्या दे पाऊंगा? बहुत सारे छोटे छोटे सॉल्यूशंस है मेरे पास, बड़े सॉल्यूशन भी है, पेड सॉल्यूशन भी है, फ्री सॉल्यूशन भी है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सॉल्यूशन भी है, और आपके आसपास जितने सॉल्यूशन घूम रहे हैं उनमें से ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन से हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग जो आप आज सीखेंगे, you will learn the correct time management before and during the exam. एग्जाम से अब पहले 20-25 दिन पहले के टाइम ड्यूरेशन को कैसे कवर करना है और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के दौरान कैसे करना है, इस पर बात करेंगे। सेकंड, यू विल कैच द आइडिया ऑफ सोर्सेज फॉर द रीडिंग कंटेंट्स। सबसे बड़ी और सबसे भारी भरकम चीज होती है रीडिंग कंटेंट्स।
क्लोज टेस्ट में भी रीडिंग काम आएगी, PQRS पैराजम्बल में भी रीडिंग काम आएगी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो रीडिंग ही काम आएगी। आखिर उनके सोर्सेज कहाँ से उठाई जाती हैं चीजें, उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि यस सर, दिस इज इनएविटेबल, दिस इज वेरी नेसेसरी, दिस इज imperative and vital portion to be asked in any examination, or as far as your SSC CGL means 2019 is concerned, तो ये चीज अपने आप में और ज्यादा खास और ज्यादा बेहतर हो जाती है। ये सुनो, बोलो बी इंटरेक्टिव, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, इस सेशन में से क्या सीखेंगे? यू विल गेट प्रोवेनेंस ऑफ क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराजम्बल, और पैराजम्बल का, कॉम्प्रिहेंशन का, और क्लोज टेस्ट का, पैराजम्बल का और कॉम्प्रिहेंशन का जो प्रोवेनेंस कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से, जहाँ से पूछा जाता है, उसके लिए भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हरजीत सिंह, एम आई ऑडिबल? Harjeet is saying, sir, I'm unable to listen. So is it so? Any other participant in the meeting, can you please tell me, is it audible? And sir, you are audible. Okay, so please check your gadgets. Okay, so you will attain the morale for solving new questions of idiom and phrases and one word substitution. idiom and phrases के और one word substitution के आपको पता होगा, हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आते हैं। उन नए क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ये बहुत जरूरी है, और ऐसे जरूरी क्वेश्चंस के लिए आपको कैसे करना है, इसका मोरल हाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और वो मोरल हाई मैं आपको एम्पेरिकल एविडेंस देने के बाद कोशिश करूंगा। ओके, यस और नो, यस और नो। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, next and last point, after this session you will surely know the art of getting 200 out of 200 in the English section. दिस इज वेरी मिराकुलस। हाँ, कई बच्चों को लगता है ये तो बड़ा चमत्कारिक चीज है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पिछले सालों में 212 यानी कि 212 नंबर भी, जब मैं अप्रोक्सीमेशन और नॉर्मलाइजेशन को कंसीडर करके चलता हूँ, तब अगर इतने मार्क्स अगर आए हैं तो वो कैसे अगर आए हैं। तो वैभव कह रहे हैं सर 178 आए थे। ओके, 178 अगर आपके आए थे तो इसको इस बार थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करेंगे वैभव, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, इससे आगे बढ़ते हैं। सो आपके पास बेसिकली ये 3 सेक्शन होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार ये बताएं कि आपको पेपर में कौन सी चीज मुश्किल लगती है, रीडिंग, ग्रामर या वोकैबुलरी में। क्योंकि इससे पहले कि आप लोग मुझे समझाएं, मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का आता है, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर आपके पास जानने को ये मिलेगा कि आपका जो रीडिंग का कंटेंट है, जिसके अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है वो 30 नंबर का आता है, और जो पैराजम्बल आते हैं वो 20 नंबर के आते हैं, और क्लोस्टर जो आते हैं वो 25 नंबर के आते हैं। मतलब रीडिंग का जो पार्ट है वो 75 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 200। अब जब ग्रामर की बात करते हैं तो स्पॉटिंग एरर 20 की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 20 का, वॉइस 20 के, और 27 की नरेशन आती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है 87 मार्क्स की, 87 मार्क्स की जो है आपके पास ये आती है ग्रामर, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं सर वोकैबुलरी के अंदर कौन कौन से पार्ट है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेल चेक और फीलर, ये इतनी सारी चीजें हैं आपके पास। फीलर जो आते हैं वो 5 आते हैं, स्पेलिंग 3, एंटोनिम 3, सिनोनिम 3, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है 10 से 12 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और 10 से 12 इडियम या फ्रेजेज आते हैं। तो ये आपके पास टोटल पोर्शन रहता है। और अगर वोकैबुलरी का भी पोर्शन इसके अंदर ऐड ऑन कर दूं, अब मैंने फीलर्स को वोकैबुलरी में इसलिए डाला है, पिछले 3 साल से जितना भी हम देख पा रहे हैं जो फीलर्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो सबसे ज्यादा
वोकैब के पार्ट से ही आते हैं। तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पर डालने की कोशिश की। और वोकैब के अंदर न केवल उसका मीनिंग बल्कि वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट का भी पता होना जरूरी है। और इसी के पता होने से ये इनडायरेक्टली ये जो खेल है ये क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में भी आपकी मदद करता है। तो इस बात को भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं टोटल यहाँ पर लेकर चलूँ 7 और 5 12 और 7 1 8 8 16, तो यहाँ पर 38 मार्क्स की जो है वो वोकैबुलरी आती है आपके पास। तो सबसे छोटा चंक वोकैबुलरी का दिखाई देता है, बट इसको क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो फंसी हुई वोकैबुलरी या वोकैबुलरी पर बेस क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी कई बार 10 में से एक क्वेश्चन इसका सिनोनिम बताइए, इसका एंटोनिम बताइए, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होगा, इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा, ये फ्रेज का कॉन्टेक्स्ट कैसा है, ये टोन ऑफ द पैसेज क्या है, इसमें कौन सी कॉनोटेशन यूज हुई है। क्या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं? चलिए बताइए एक बार फटाफट, यस और नो। हाँ, यस, only one student is saying yes or no. Why is it so? Aren't you interested in listening to me? Okay, 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 okay. Now come to the important point. And what is that important point? So reading section की बात करते हैं। रीडिंग सेक्शन के अंदर बात करते हैं कि क्या सब कुछ आता है और किस तरीके से इसको किया जाना जरूरी है। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ मैं 1 बाय 1 स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बाद उसको समझाने की भी कोशिश कर दूंगा, एलाबोरेशन भी करूंगा कि व्हाई आई एम सेइंग सो। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर कर चुके हैं तो अभी तक आपने प्रीवियस ईयर का पेपर या मॉक टेस्ट जो किया होगा, सबसे पहले क्वेश्चन किया होगा, फिर उसका रिव्यू किया होगा। जिस पेपर को आप पढ़ चुके हैं और रिव्यू कर चुके हैं तो मैं आपके लिए एक सजेशन देता हूं, रेपिटेशन इज द की। टेल मी, रेपिटेशन इज द की। व्हाई आई एम सेइंग सो? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप एक पेपर लीजिए एक दिन में, उसका विद सॉल्यूशन पढ़ डालिए पूरा का पूरा। जब आप एक पेपर को विद सॉल्यूशन पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो न केवल आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन में से एलिमिनेशन सीखेंगे, कौन सा उसमें से नहीं आएगा ये देखेंगे, बल्कि उसमें बाकी 3 की क्या एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अगर वोकैब का क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट की वोकैब का क्वेश्चन है, तो आपको मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट भी दोबारा से चीजें रिवाइज होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप ये काम कर लेंगे, और ये काम अगर आप केवल और केवल 2 घंटे में कर लेंगे, 2 घंटे में केवल आपको क्वेश्चन और आंसर देने, जब आप एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ में पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है ये चीज खुद में आपको एक रीडिंग स्पीड को तेज करने का, बूस्टर करने का, या किसी चीज में अनहांस करने की चीज में एक स्पीड देने की कोशिश करेगा। और जैसे ही आपकी एक चीज स्पीड बनेगी तो आपका जो मेंटल लेवल का जो सैचुरेशन आता है कि सर हम थक जाते हैं ये पेपर देते देते, सर हम रीडिंग में बोर हो जाते हैं, तो वो आप बोर होना बंद हो जाओगे। और मुझे लगता है किसी भी अच्छी आदत को डालने के लिए कम से कम 15 20 21 22 दिन का समय लगता है। और जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले अगर माइनस करके चलो तो आज पूरे पूरे आज 14 और 5 20 दिन बचे हुए हैं। और 21 डे ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज को आदत में शुमार करना है तो 21 डेज शुड बी प्रैक्टिस्ड। इट शुड बी प्रैक्टिस्ड इन विद इन 21 डेज, कॉन्टिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, विदाउट नोइंग इट कि यहाँ संडे है, ये मंडे है, ये दिन है, ये रात है। जो आपका सेल्फ असर्शन है, जो आपका सेल्फ अफर्मेशन है, अगर आपके अंदर से आवाज आती है 21 दिन बाद की जो मैं 21 दिन से कर रहा था वही काम आज होगा, तो एग्जाम के अंदर आपको ये सैचुरेशन फील नहीं होगा। और मैथ के बाद क्योंकि इंग्लिश का पेपर होता है तो यहाँ पर वैसे ही आप बोरियत होती है, तो इसकी प्रैक्टिस पहले से करके जाएं। सो 1 पेपर 1 डे, एक रूल बनाइए, 1 पेपर 1 डे। सो एक बार कमेंट कीजिए 1 पेपर 1 डे, और आप यहाँ पर प्रॉमिस कीजिए एटलीस्ट 2 घंटे लगने चाहिए। 2 घंटे से कम लगे बेहतर है, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। सो आर यू गिविंग मी द प्लेज? ओके, कसम खाइए, शपथ लीजिए कि आप इस समय 1 पेपर 1 डे करने की कोशिश जरूर जरूर करेंगे, ठीक है? बहुत बेहतर कर पाएंगे। 31 को SBI मेंस भी है सर। सो आप तो 2 नामों में फंसे हुए हैं, तो 31 के बाद आप शुरू कर लेना ये वाला काम अगले 14 डेज के लिए। फिर आपको दिवाली आ रही है, फिर आपका
कुछ आ रहा है, तो इस तरह की चीजें अभी हटा के, क्योंकि पढ़ाई वाले सिलसिले में 31 के बाद एक एक पेपर की तरफ फोकस जरूर रखना जिसके तरफ आपका इंक्लिनेशन सबसे ज्यादा हो। अब आपको क्या लगता है, एसबीआई मेंस आसान है आपको करना या सीजीएल आसान लग रहा है ज्यादा करना, वो ज्यादा देख लेना। अगली बात, आइडेंटिफाई द सेक्शन फ्रॉम विच द पैराग्राफ्स आर गिवन। सबसे पहले एसएससी सीजीएल के अंदर बात करूं टीयर 2 में, तो पैराग्राफ के टॉपिक देखो कि सबसे पहले किस किस चीज पर पूछे जा रहे हैं। क्या वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई पैसेज पूछे जा रहे हैं, या क्रिएटिविटी ऑफ नॉलेज के ऊपर पूछे जा रहे हैं, या फिर किसी एजुकेशन के चेंज के ऊपर पूछे जा रहे हैं, या फॉरेन लेवल पर जो मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज करते हैं लोग वो कितनी अच्छी होती है और कितनी बुरी होती है, क्या उसके ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो आखिर वो सारी चीजें किस बात पर पूछी जा रही है, ये भी जानना आपको जरूरी है। और ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं कि पिछले साल सबसे ज्यादा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए वो कौन से सेक्शन से आए हैं, और वो जो सेक्शन से जिससे आए हैं उसके पीछे सोर्स कहां था, उसके पीछे रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, रीडिंग ऑफ आर्टिकल में से क्या था। आप द हिंदू पढ़ते हो, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, आप तमाम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लेकिन उन न्यूज़पेपर में से क्या वो सेक्शन आया था कि ईरान इराक के युद्ध के ऊपर बात हो रही थी, या कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो टसल चल रही है वो हो रही थी, या सरकारें गिराने के ऊपर जो एक फैसला है वो हो रहा था, या एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम की चीज जो हटा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या इनके ऊपर कुछ चीज बन रही है? नहीं, वो चीज आपके पास करंट अफेयर बेस्ड ऐसी चीजों से बन रही है जो इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी से, या आपके सोशल एम्बियंस से जुड़ी हुई चीजें हैं। उसके ऊपर बात करते हैं। लेट मी गिव अ फ्यू मिनट्स। ओके, सो यहां तक की बात क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्लियर है? टेल मी यस और नो। सो रीडिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर रहे हैं अभी हम। एक बार फटाफट से क्लिक कर दीजिए यस और नो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। रीड एंड कलेक्ट द एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू एंड द एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू के एडिटोरियल्स और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक कॉलम आता है एक्सप्लेन्ड। कितने लोगों को पता है एक्सप्लेन्ड नाम का एक कॉलम आता है? और आपको जानकर हर्ष, खुशी, प्रसन्नता और भौचक्कापन होगा कि पिछले साल कम से कम 4 कॉम्प्रिहेंशन ऐसे थे, 4 कॉम्प्रिहेंशन ऐसे थे अलग अलग सेट के अंदर 11, 12 और 13 ऑफ सितंबर के अंदर, जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन्ड वाले यानी कि इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड में से पूछे गए थे। उन्हीं के अंदर से आपका पैराग्राफ बनाया गया था और उसी के अंदर से आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के पैसेज भी बनाए गए थे। 1 सेकेंड। उसके बाद अगले पॉइंट पर अगर मैं आऊं तो यहां पर आ जाएगा पैराजंबल के लिए सबसे पहली बात प्रीवियस ईयर के पेपर करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जितने भी एडिटोरियल्स आती हैं उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ें, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। मेरे पास अभी भी ये सेट पड़ा है और ये सेट अपने आप में 2017 का सेट यहाँ पर पड़ा है। 2017 का ये सेट है, 2017 का जो मेंस हुआ था। मैं अभी इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कनेक्शन देख रहा था, तो ये सारे के सारे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आए थे वो द हिंदू के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर से आए थे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबसे यूपीएससी सीडीएस भी वहीं से बनाती है। एक जो दूसरी चीज मैंने देखी, जब आपके पैराजंबल बड़े होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं उसका ऑप्शन बहुत आसान होता है, या तो उनका सिंगल ऑप्शन बनता है और उसकी एलिमिनेशन के तौर पर ये जरूर देख लेना। और यहीं पर अगर तीसरी बात करूं तो क्लोज टेस्ट के लिए 4 में से 2 ऑप्शन आप उड़ाने लायक होते हो, बट 2 ऑप्शन को आप उड़ा नहीं पाते हो। उन 2 ऑप्शन को उड़ाने के लिए उसके पीछे 2 लॉजिक लगते हैं। या तो आपको उन दोनों का मीनिंग पता हो, और अगर मीनिंग दोनों के सिमिलर है तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट पता हो कि कौन सा कब यूज होगा। कितने लोगों को लगता है कि यस सर क्लोज टेस्ट में यही दिक्कत आ रही है, फोल्ड 2 का 1, 1 2 का 4? सभी उड़ा देते हैं। अच्छा, तुम सभी उड़ा देते हो। इट्स वेरी फैंटाबुलस। अमेजिंग। चलिए, सो यहां तक की बात क्लियर है। अब ये तो बात आई रीडिंग की। रीडिंग के अंदर अब थोड़ी सी बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ सच मटेरियल, यानी कि ये मटेरियल आपको कहाँ से मिल सकता है। जो मैं नए पोर्शंस की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा फ्री, जो सबसे सबके लिए फ्री है, वो है मेरा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर वोकेब साहिल मित्तल सर। आप में से कितने बच्चों ने ये ज्वाइन कर रखा है?
अगर आप लोगों ने ये ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको इसका अभी लिंक दे रहा हूं ताकि आप इसको तुरंत की तुरंत ज्वाइन कर पाओ। अगर मैं आपको लिंक दिया है, एक बार सबसे पहले वाई यस या नो करके बताइए, क्या इज देयर एनी लिंक शोन ऑन द कमेंट बॉक्स? अगर कोई लिंक शो हो रहा है तो एक बार बताइए, और साथ में ये भी बताइए उसको क्लिक करके आई एम गिविंग यू नेक्स्ट 30 सेकेंड्स कि आप उसको एक बार जुड़ जाइए, ठीक है। और जो लोग इस रिकॉर्डिंग को बाद में देख रहे हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीज मेंशन है, जितने भी लिंक्स मैं बोल रहा हूँ ये सारे के सारी चीजों को देख लेंगे, ठीक है। सो इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर मैं सारी की सारी इस तरह के मटेरियल्स डालता रहता हूँ। दूसरा जो पार्ट है जो आप समझेंगे वो है एसएससी सीजीएल टीयर 2 की इंग्लिश की लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पीवाईपी, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, जिसके अंदर 25 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और 5 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, यानी कि 30 पेपर आपके पास है 200-200 क्वेश्चन के। अगर 30 इंटू 200 करने की कोशिश करें तो 6000 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो जाता है सोल्ड पेपर का। तो जो मैं कह रहा हूं कि आप 1 बाय 1 सोल्ड पेपर करने की कोशिश करें, तो आप इस बुक की भी, अगर आपके पास ये बुक अभी नहीं है, इस बुक की भी मदद ले सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ही वास्ट और ब्रॉड वे में सारे के सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि सर और भी नए क्वेश्चन जो आप इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो क्वेश्चंस है, अगर वो हमें क्वेश्चंस और सॉल्यूशन के साथ करने हो और वो भी आपके साथ लाइव बनकर करने हो, तो वो एसएससी सीजीएल 19 टीयर 2 इंग्लिश का रैंक बूस्टर बैच जो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, उसमें जितनी क्लास हुई है वो तो आप देख ही सकते हो, साथ में लाइव भी ये बैच आपके पास चलता है, जिसकी क्लास आपके पास 3 से 5 शाम को चलती है, 3 बजे से 5 बजे, जिसमें हम चैप्टर वाइज ग्रामर के नए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वोकेबलरी के बेस पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पर आधारित रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट और फीलर्स को अच्छे से तैयार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वोकेब में बहुत दिक्कत होती है, डेली एम रखता हूं बट कंटिन्यू नहीं रख पाता। चलो इसका सॉल्यूशन मैं देता हूं विकास, बहुत प्यारा सॉल्यूशन देता हूं विकास, बिल्कुल। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एसएससी सीजीएल मेंस 13 सितंबर। पिछले साल सीजीएल जो मेंस हुआ था वो 11, 12 और 13 सितंबर को हुआ था। मैं सबसे पहले 13 सितंबर की बात करूंगा, फिर 12 सितंबर की बात करूंगा और फिर 11 सितंबर की बात करूंगा। आप कहोगे सर कहना क्या चाहते हो, सर आप कहना क्या चाहते हो? तो भैया पिछले साल जो 13 सितंबर को आरसी आए थे वो 1, 2, 3, 4 आए थे। पहला आरसी 5 क्वेश्चन का था, दूसरा आरसी 10 क्वेश्चन का, तीसरा आरसी 10 का और चौथा 5 का, यानी कि 30 मार्क्स का आरसी आपके पास आया था। पहला आरसी जो आया था वो एयर क्वालिटी के ऊपर आया था, दूसरा टीन ड्रिंकिंग के ऊपर आया था, टीन्स जो लोग है वो ड्रिंक कैसे कर रहे हैं, तीसरा माउंट एवरेस्ट के ऊपर आया था और चौथा ब्रेन ट्रेनिंग के ऊपर आया था, ब्रेन को ट्रेन कैसे किया जाए, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ING, ठीक है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लें। इसके अगर वर्ड काउंट देखें तो जो 5 नंबर वाले थे वो 350 से 450 वर्ड के बीच के थे, और जो 10-10 नंबर वाले जो थे, 10-10 नंबर वाले जो थे वो 450 से 550 के बीच में थे। अगर आप ये देखें तो जो 5-5 नंबर वाले आएंगे उनके लिए 350 वर्ड के लगभग आपको देखने पड़ेंगे, और 10 नंबर वालों के लिए 550 वर्ड के लगभग देखने पड़ेंगे। यदि ये दो दो आते हैं इस तरह के, तो हमारे पास बन जाते हैं 700 और 1100, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आपके पास कुल 1800 वर्ड्स इस्तेमाल में होंगे। सर ये जो एयर क्वालिटी का जो पैसेज आया था वो कहाँ से आया था? ये mongabay.com नाम की एक साइट से आया था। इसका मतलब जो चलता हुआ टॉपिक होता है, अब एयर क्वालिटी का जो टॉपिक है ये चल रहा है, यहीं से आया था। पेपर सितंबर का था और ये जो आर्टिकल आया था ये जून और जुलाई के बीच में छपा था mongabay.com के अंदर। ऐसे ही जो दूसरा आर्टिकल था आइलैंड कट्स टीन ड्रिंकिंग विद कर्फ्यू यूथ सेंटर, तो ये VRTV.com से लिया गया था। अगला आपके पास जो माउंट एवरेस्ट का आर्टिकल आया था वो ओपिनियन या एडिटोरियल से लिया गया था, वो भी द हिंदू के, आप देख पा रहे हो द हिंदू के एडिटोरियल से लिया था, और द हिंदू के एडिटोरियल में से ये लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आप में से चाहते हैं कि सर ये लिंक हमें प्रोवाइड किया कर दिए जाएं, तो मैं थोड़ी देर में अपने टेलीग्राम चैनल पर इन चीज़ों को डाल दूंगा।
veryWellMind.com के अंदर से ये उठाया गया ब्रेन ट्रेनिंग। तो ये साइट वैसे ही बहुत जरूरी है मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर। इस साल जो लॉकडाउन लगा, तो अब आप देखिए आपके पास पेपर जो है वो नवंबर में है, नवंबर से पहले अक्टूबर में पेपर बनने शुरू हुए होंगे, और अक्टूबर से पहले 4 5 6 महीनों के अंदर से जो वो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जैसे वोकेब निकालते हैं, करंट अफेयर निकालते हैं, वैसे ही सारी चीज कॉम्प्रिहेंशन या ये क्लोज टेस्ट की चीजें भी यहीं से निकालते हैं। तो ये जो verywellmind.com है, ये अपने आप में खूबसूरत साइट है, और यहाँ से डज ब्रेन ट्रेनिंग रियली इंक्रीज, क्या पिछले दिनों में मनुष्य की जो ब्रेन ट्रेनिंग है वो रियली इंक्रीज हुई है या नहीं, तो इन चीजों के ऊपर है। तो सबसे पहले अब मुझे आप लोग ये टॉपिक बताइए कि इस मार्च के बाद से और अब तक कौन कौन से टॉपिक दिमाग में चल रहे हैं जो आए हैं। वही टॉपिक के ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टीयर 2 में आते हैं, और उन्हीं टॉपिक में से कोई एक चीज आपके पास टीयर 3 में एसे राइटिंग में आ जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसी ही। चलिए, तो पीयूष भांबू कह रहे हैं कि सर लॉकडाउन पर टॉपिक आ सकता है, लॉकडाउन पर टॉपिक आ सकता है। लॉकडाउन के साथ साथ लोगों को स्किल्स बढ़ी है, जिनको रोजगार चाहिए था, तो स्किल इंडिया के ऊपर या स्किल्स के ऊपर वर्ल्ड लेवल पर, और यहाँ पर जरूरी नहीं है कभी आप मान के चलें कि केवल इंडिया लेवल पर चीजें आएंगी, वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर चीजें पूछी जा सकती है, वर्ल्ड लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर चीजें पूछी जा सकती है। सो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आप एक बार लिस्ट बना के दीजिए कि कौन सी चीज आ सकती है और कैसे कैसे आ सकती है। चलिए, पीयूष ने बताया कि सर यहाँ पर लॉकडाउन का आ सकता है, लॉकडाउन के अलावा क्या आ सकता है, चलिए कोशिश कीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ आ सकता है, मेंटल हेल्थ के ऊपर आ सकता है। वेरी गुड पीयूष बांबू, वेरी गुड। लोगों के बीच में जो तकरारें हैं वो भी बढ़ी हैं कहीं ना कहीं, वो भी आ सकता है। मेंटल हेल्थ के इशू के ऊपर ही अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें, सोशल इश्यूज के ऊपर आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। और चलिए, अब इसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो आपके पास 12 सितंबर को जो पेपर आया था, उसके अंदर फर्स्ट वुमेन हायर्ड फॉर मिलिट्री पुलिस, ये आपकी करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन चल रहा था कि मिलिट्री पुलिस के अंदर फर्स्ट वुमेन आई है। इजी लेवल का था, 569 शब्दों का था, जिसके अंदर टाइटल का कोई सवाल नहीं पूछा, फर्स्ट पैराग्राफ से एक भी क्वेश्चन नहीं था, लास्ट पैराग्राफ से एक भी क्वेश्चन नहीं था, वोकेबलरी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, टर्न ऑफ द पैसेज नहीं पूछा गया। 10 में से मात्र एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो कि ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स टाइप का जो क्वेश्चन होता है, यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं था। इसके अंदर 4 पैराग्राफ दिए गए थे, और जो 9 क्वेश्चन आए थे, मतलब 10 के 10 क्वेश्चन जो आए थे, वो 10 के 10 क्वेश्चन सेकंड और थर्ड पैराग्राफ पर बेस था। अगर मैं कहता हूं सेकंड और थर्ड पैराग्राफ पर बेस था, तो इसका मतलब आपको पहले ये सिखाया जाता था कि पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ लो तो 70% क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अब एग्जाम बनाने वाले चीजें भी जान चुके हैं और वो इस चीजों को नहीं दे रहे हैं। अगला जो आया, इवोल्यूशन ऑफ रेजर वायर। अगला विक्रम साराभाई और वाटर क्राइसिस के ऊपर आया। क्या वाटर क्राइसिस अपने आप में ऐसे का एक टॉपिक नहीं बनता है? या फिर मैं पिछले में देखूं तो क्या आपके पास एयर क्वालिटी के ऊपर एक क्वेश्चन नहीं बनता है? तो क्या एक पैसेज ऐसा नहीं आ रहा जो ऐसे से रिलेटेड था, जो आपके करंट इशू पर बेस्ड था? जो वाटर क्राइसिस है, एयर है, वाटर है, ये आपकी मूलभूत सुविधा है, और इन चीजों के ऊपर आएगा। देखिए, रोल ऑफ मीडिया ड्यूरिंग कोरोना या डिफेंस सिक्योरिटी पर भी आ सकता है। बिल्कुल सही पीयूष, और बाकी बच्चे भी इसके अंदर ट्राई करने की कोशिश करें। आपको कौन कौन सी टॉपिक्स ऐसे लगते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं? अगर इसी के अंदर आगे चलने की बात करें, तो यहाँ पर ये जो 12 सितंबर को जो चीजें पूछी गई थी, 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 10 मार्क्स का, ये इसके अंदर ये इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस, यानी कि 12 तारीख के जो 4 में से 3 टॉपिक थे, वो तीनों के तीनों कहाँ से उठाए गए?
अच्छा, इस लॉकडाउन के अंदर लोग मोटे हो गए हैं, है ना, तो एक्सरसाइज के ऊपर आ सकता है। और ये एक्सरसाइज के ऊपर आया भी था, 11 सितंबर को आया था, अभी बताता हूँ। तो आप ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस कितना इंपॉर्टेंट है और द हिंदू कितना इंपॉर्टेंट है और किसकी इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा है। अगली बात करें, 11 सितंबर को जो मेंस का पेपर आया था उसके अंदर दो रिपोर्ट के ऊपर आई थी बात, और भारत के अंदर जो टाइगर्स के नंबर बढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी आपके पास आया था पेपर में। और यहाँ पर टाइगर के ऊपर जो बात आई थी वो 10 नंबर का आया था पैसेज, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से ही आया था। अगला जो है रिपोर्ट ऑन स्टैंड अप कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी का अपना भविष्य क्या है, तो ये आउटलुक मैगजीन से लिया गया था, और आउटलुक मैगजीन का मैंने ये लिंक आपको दिया हुआ है, इसको जरूर देख लेना। और अगला था रिपोर्ट ऑन मॉर्निंग एक्सरसाइज। मॉर्निंग एक्सरसाइज कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, न्यूयॉर्क टाइम्स से ये सवाल उठाया गया था, न्यूयॉर्क टाइम्स से ये पैसेज उठाया गया था। इसका मतलब हमारे देश के एसएससी के नीति नियंता एग्जाम बनाने वाले लोग वो देसी पेपर नहीं बना रहे, देसी न्यूज़पेपर नहीं कर रहे, इंटरनेशनल न्यूज लेकर भी चल रहे हैं। ठीक है, चलो बोलो, बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं। अच्छा, ये बाकी जो चीजें यहाँ लिखी हुई है कि लेवल कैसा था, टाइटल वाला क्वेश्चन पूछा या नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन थे, लास्ट पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन थे, तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट पैराग्राफ से यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन थे, लास्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं थे। तो इसमें अगले वाले में फर्स्ट देखो शुरू के दो में फर्स्ट क्वेश्चन से पूछे गए फर्स्ट पैराग्राफ से, और इसमें लास्ट से पूछे गए। वोकेबलरी का एक एक दो दो क्वेश्चन थे। टर्न ऑफ द पैसेज किसी में भी नहीं पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टाइप के जो क्वेश्चन थे वो केवल 10-10 वालों में पूछे गए थे। ठीक है, और जो 10-10 नंबर वाले थे वो जो नंबर थे वो लगभग 500 से 550 शब्दों के थे, और जो 5-5 नंबर वाले थे वो 350, 350 या 400 की रेंज में चल रहे थे। तो इसका मतलब जब भी आप कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की कोशिश करें तो ये देखें कि वो 300 से 550 शब्दों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि वही चीज एसएससी आपको एग्जाम के लिए उठा के देती है। और अगर आपको पहले से तैयारी इतनी है तो आपका माइंड में सैचुरेशन नहीं आता, ओ इतने बड़े बड़े पैसेज आ गए। अब आपको पता है मेरे पास पैसेज आना ही इतना बड़ा है, इससे अगर कम बड़ा आएगा तो आप खुद ही कह देंगे इस बार एसएससी ने पेपर कुछ ढंग का नहीं बनाया जितना पिछली बार बनाया था, या जितनी आपकी तैयारी थी उससे तो बहुत ही आसान था, डुएबल था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वोकैबुलरी की। सबसे पहले वोकैबुलरी के अंदर बात करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी आपको कवर कर लेनी है। और प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी कवर करते वक्त आपको बहुत सारी समस्याएं आती होगी कि सर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बाद में याद नहीं रहते। उसके लिए एक काम तो ये है कि आप रिपीटेशन करने की कोशिश करें। अगर आप रिपीटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको किस तरह से मेरे पास भेज सकते हैं, या टेलीग्राम पर मेरा जो ग्रुप है, एक तो चैनल है एक ग्रुप है जिस पर डिस्कशन होती रहती है, और डिस्कशन की मदद आप ले सकते हैं। तो न्यू वोकैब फ्रॉम द मंथ, और वो मंथ कौन कौन से होंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के मंथ की वोकैब जरूर से जरूर याद कर लेना। और वो भी द हिंदू की ओनली, द हिंदू की मंथ की वोकैब, जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, इन 5 महीनों की वोकैब याद कर लेना, वो भी द हिंदू की। विकास कुमार, ये बड़ा ही ओल्ड पैटर्न होता था कि हमें पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए या पैसेज पढ़ना चाहिए। जब आपके पास शीट आती थी, पेपर आता था, तब आप पढ़ सकते थे। अब आपका एक क्वेश्चन घूमने में ही 3-4 सेकंड ले लेता है, और 10 क्वेश्चन को अगर आप खाली पढ़ने पे लगा रहे हो तो 10 40 50 सेकंड तो आपने खाली क्वेश्चन पर विजिट करते पे लगा लिए। फिर आप उस क्वेश्चन पे आओगे कि अब मुझे करना या नहीं, आपको डिसाइड तो करना नहीं, कोई ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, तो ये सारे के सारे न्यू वोकैब फ्रॉम द मंथ करने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। आपको अगर इसका सोर्स मिल जाता है तो बेहतर है, नहीं तो मैं जरूर से जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए एक काम क्या हुआ, एसएससी ट्यूब पर हम डेली एक पोस्ट डालते हैं कि लिस्ट एट लीस्ट 10 डिफिकल्ट एंड हार्ड टू लर्न वर्ड्स फ्रॉम योर रिवीजन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल गिव यू एन एक्सरसाइज। अब मुझे एक बात बताइए विकास जी, पीयूष जी, जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से बताइए ये काम अच्छा है या बुरा है।
कि हम कहते हैं कि रोज जो भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ रहे हो एसएससी का, उसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहे हैं, एटलीस्ट 10 डिफिकल्ट वर्ड। एटलीस्ट का मतलब है कि 10 तो कम से कम भेजो। 10 से ज्यादा, चाहे 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, आप उतने भी भेज सकते हो। तो और डेली ये फेसबुक पर पोस्ट जाती है जिसके अंदर कुछ बच्चे जवाब देने की कोशिश करते हैं। अब आप मेरे को कमेंट में बताओ क्या ये अच्छा है या बुरा है। तो कुछ बच्चे हैं, जैसे एक बच्चा है पंकज मित्तल, उसी का कमेंट दिखा रहा हूं। उसने ये कमेंट करके भेजा कि सर मुझे अनाक्रोनिस्टिक, कैमारेडरी, डायफानस, लाइजन, फ्लैग्मेटिक, अपिस्टोलरी, कायरोस्कलरिस्ट, रिक्यूपरेट, स्नोलिगोस्टर और प्यूराइल शब्द में दिक्कत आ रही है। तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि बच्चे ने पढ़ तो सही चीज रखी है, या तो वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है, या फिर वो द हिंदू को रोज पढ़ रहा है, उन्हीं में से इन वर्ड्स को निकालने की कोशिश कर रहा है, या कहीं ना कहीं उसको मॉक टेस्ट में ऐसे वर्ड्स मिल रहे होंगे जो वो 10 वर्ड लिखकर भेज रहा है। मुझे बताइए कि क्या आप में से इसमें से किसी भी वर्ड का मीनिंग पता है या नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां से हम डेली इस तरह की सिनोनिम्स की मल्टीपल चॉइस की वर्कशीट बना देते हैं, यानी कि जो भी आप क्वेश्चन भेज रहे हैं उनकी हम वर्कशीट बनाकर आपको दे सकते हैं। अब वर्कशीट भी कैसे बनाते हैं, मान लीजिए आपने ये वाली चीज भेजी, तो उसके अंदर हम इस तरह से वर्कशीट बना के दे देते हैं। एपिस्टोलरी क्या होता है, या कम्मीनेस, कॉमरेडलीनेस, कॉमरेडरी क्या होता है, या रिकवर, कॉन्वलेसेंस, गो बैक या रिकूप को क्या कहते हैं, रिकपरेट कहते हैं। तो न केवल आपको सिनोनिम याद हो जाते हैं, बल्कि सिनोनिम्स की एक फैमिली भी याद हो जाती है कि इसी की तरह के जो कनेक्टेड वर्ड्स है यहाँ पर कौन कौन से बनने वाले हैं। सो मुझे बताइए एक बार कमेंट करके कि क्या ये पॉइंट आपके पेपर में काम आ सकती है या नहीं। या इतने 20 दिनों के अंदर अगर डेली आप 50 शब्दों के ऊपर काम करो जो हावी है, हार्ड है, जो बस यूं लग रहा है ये पेपर में तो आएगा, लग तो रहा है, बट ये याद नहीं आएगा मुझे उस दिन, ऐसी चीजों के लिए जरूर से जरूर इस मंच का फायदा उठाइए। जरूर से जरूर इस मंच का फायदा उठाइए। सो कितने लोग हैं यहाँ पर जो इस मंच का अब फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जल्दी बताइए। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डाल दो कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये सर इसका फायदा उठाया जाए। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है, सर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और इडियम फ्रेजेस हर पेपर में नए आ रहे हैं, क्या करें सर। किस किस को ऐसा लग रहा है कि नए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नए आ रहे हैं सर, हम कर ही नहीं पाएंगे, इस तरह की चीज़ों को तो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हाँ, कुछ कुछ न्यू आते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहली बात देखिए, ईडीएम और फ्रेजेस के लिए सितंबर 2020 की, अभी अक्टूबर चल रहा है, सितंबर 2020 की मैंने ये फाइल बना दी थी और इसकी पीडीएफ मौजूद है। सबसे पहली बात, इस पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग फिर से वही बात, टेलीग्राम चैनल से ले लो, फ्री सोर्स है। अब ऐसा तो है नहीं मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँ, इससे आपको सबको मिल जाएगी। दूसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ तो इकट्ठी कर रखी है दुनिया भर की, लेकिन पीडीएफ को सॉल्व कैसे करें, पीडीएफ का फायदा कैसे उठाएं। तो सबसे बड़ी बात है, पीडीएफ के प्रिंट आउट निकलवाया करो। इसके अंदर आपकी थोड़ी सी कॉस्टिंग आती है, बट पीडीएफ की प्रिंट आउट निकालने से एक फायदा ये मिलता है आपको कि आप उसमें निशान लगा लगा के लिख लिख के पढ़ने की कोशिश करते हो। और ईडियम और फ्रेजेस की सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर आप सेंटेंसेस नहीं बनाते कभी भी। और जब आप सेंटेंस नहीं बनाते तो ईडियम जिस भी शब्द को लेकर बना हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं यहीं पर लेने की कोशिश करूं, तो ये जो ईडीएम यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन इट्स ऑन मोशन, पेंट वन सेल्फ इन टू ए कॉर्नर, वाइल्ड फायर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, हैव स्कीम इन द गेम, या द बॉटम फॉल्स आउट, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इस तरह की चीजें हैं जो कहीं ना कहीं नई लगती है। तो आप सोचते हो कि उनमें से जो एक शब्द है उस शब्द का मीनिंग निकाल के उस पूरे का कॉन्टेक्स्ट निकाल लिया जाए, लेकिन जब तक सेंटेंस नहीं बनाएंगे ये चीजें बहुत अच्छे से याद नहीं होती, ठीक है।
तो जरूर से जरूर इसकी पीडीएफ ले लें, पीडीएफ को प्रिंट आउट कराएं, उनको लिख लिख कर याद करें और सेंटेंस बनाएं। ये मेरी तरफ से एक बहुत सीरियस राय है। अगली जो बात कर रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की कर रहे हैं। मेरे एक बहुत अच्छे से स्टूडेंट है और उनका नाम है कुमार झिकनाड़िया, कुमार वी झिकनाड़िया। और इन्होंने क्या करते हैं, जब भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ वर्ड्स को डेली मेरे पास लिखकर भेजने की कोशिश करते हैं। और ये उन्होंने फेसबुक पर भेज रखा है कमेंट बॉक्स में, जिसको 2 लोगों ने अलग से लाइक भी कर रखा। अब देखिए, पर्स्पिकैसियस, पेकाडेलो, प्लेसेबो, इनवेटेरेट, डिसहेवल, चिरोक्सकरिस्ट, स्कली, लकडास्कल, लुगुब्रियस, सेलुब्रियस। मैंने क्या किया, उस बच्चे को सबसे पहले ये भेजा कि आप इन वर्ड्स की ये स्पेलिंग वगैरह ठीक कर लीजिए। आपने पेकाडेलो जो लिखा है इसकी पेकाडेलो कर लीजिए, और ये शब्द जो हैं आपके सीजीएल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको पता लगा कि अच्छा, मेरे इतने छांटने में पढ़ भी नहीं पा रहा। ठीक है, ये जो शब्द हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नए शब्द हैं। फिर क्या किया मैंने, उनको उनको डेफिनेशन बना बना के दे दी कि पर्स्पिकैसियस का मतलब होता है समवन हु इज एक्यूटली इंसाइटफुल एंड वाइज, जो विवेकशील होता है, मेंटली एक्यूट और पेनिट्रेटिंगली डिसर्निंग, जो ज्ञानवान होता है, जिसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल माइंड होता है। पैकाडिलो जो होता है एक पार्टी मिसडीड होती है, छोटी छोटी जो गलतियां होती है पैकाडिलो। प्लासबो जो होता है वो वस्पर्स, शाम की जो प्रेयर होती है उसे वस्पर्स कहते हैं, लेकिन जो मर जाता है उसके यहाँ होती है। ठीक है, इनवेटेरेट का मतलब होता है लंबे समय तक खड़े रहने की जो आदत होती है उसे इनवेटेरेट कहते हैं। डिसहेबल का मतलब होता है जो चीज बिखरा बिखरा सा होता है। लकडासिकल का मतलब लैक्सेस यूज होता है, जो पर्सन बस जिसके अंदर एनर्जी लैक करती है, इंडोलेंट, थका, लेजी टाइप का होता है, लकडासिकल कहते हैं। लुगुब्रियस जो होता है वो बड़ा ही सैड, डिसमल, मॉर्नफुल, दुख भरा होता है। और सलुब्रियस जो होता है वो माइंड या बॉडी के तौर पर जो स्वास्थ्य कारक होता है, हेल्थफुल होता है। ऐसा प्लेस जो क्लीन, ग्रीन या हेल्दी होता है उसे सलूब्रियस कहते हैं। जब ये बात समझ में आई डेफिनेशन से, तो मैंने उसको दी उसके बाद एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज भी कौन सी दी भैया, जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के तौर पर पूछी जा सके। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के तौर पर इन डिस एरे, इन डिस एरे लिखा आ जाए तो आपको पता है अब इसे डिसहेबल कहेंगे। एक्सेसिवली मॉर्नफुल अगर ये आ जाए तो आपको पता है लुगुब्रियस कहेंगे। पैटी मिसडीड आ जाए तो आपको पता है इसको पैकाडिलो कहेंगे। एक्यूटली इंसाइटफुल आ जाए तो आपको पता है पर्स्पिकैसियस कहेंगे। फेवरेबल टू हेल्थ आ जाए तो आपको पता है सलुब्रियस कहेंगे। ऐसे ही वस्पर्स ऑफ ऑफिस ऑफ डेड आ जाए तो इसे प्लेसेबो कहेंगे। जो चीज़ आइडल या इंडोलेंट होती है उसे लेकेडासिकल कहते हैं, ये आएगा। और उसके बाद जो हैविंग ए हैबिट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, इनवेटिरेट यूज होगा। तो जैसे ही आपको मीनिंग समझ में आए और मीनिंग के तुरंत बाद एक एक्सरसाइज दी जाती है उन्हीं वर्ड्स पर बेस, तो वो शब्द कंपैरेटिवली 3x चीजें हो जाती है, 3 मल्टीपल ज्यादा, 3 गुना तेजी से वो चीज याद हो जाती है, जिसके ऊपर ना केवल आप क्वेश्चन पढ़ चुके हो, कंफ्यूज हो चुके हो, बल्कि उसके ऊपर एक नए तरीके की एक्सरसाइज भी कर चुके हो। सो ये जो तरीका लगा, कैसा लगा, एक बार जल्दी से जल्दी बताइए। उसके बाद मैं आपको आंसर्स भी दे देता हूं कि ये डी सी, ए बी डी सी सी, कोई भी रैंडम 2 क्वेश्चन उठा लो, लास्ट के 2 के आंसर सी आएंगे। तो ये देखो, ये सी आया हुआ है, ये सी आया हुआ है। ठीक है, तो आपको भी मुझे भी याद रह जाते हैं। ठीक है, सो उसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अगर इन सारे क्वेश्चंस की मदद लेना चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल 19 टीयर 2 इंग्लिश के लिए 16 अक्टूबर 2020 से रैंक बूस्टर बैच आपके पास है, जिसके अंदर हम 1500 क्वेश्चंस की डिस्कशन करने वाले हैं। ये बैच बहुत ही मिनिमम प्राइस पर बेस्ड है। ग्रामर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर की वोकैब के क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड क्या नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर के वोकैब के पूरी पीडीएफ, और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पर बेस जो पिछले 4-5 महीनों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए हैं, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट और फिलर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव बैच के लिए डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक मैं चीज बता दूं कि इंग्लिश मीडियम की जो बुक है, जिसके अंदर हमने क्या किया इस बार, 30 सबसे इंपॉर्टेंट 30 जो है वो पैसेज डाल दिए, और आप देख पा रहे 30 पैसेज जिसके अंदर कोविड-19,
uses and abuses of phone, pollution, abrogation of Article 370, population control, India-US relation, natural disaster management, new motor vehicle act, social media versus mainstream media, नमामि गंगे, साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यूनिफॉर्म सिविल कोड टाइप के 30 टॉपिक डाले हैं। और 30 के 30 टॉपिक के ऊपर हमने सबसे पहले क्या काम किया, हमने ये काम किया कि हर पैसेज को कैसे याद करना है, उसके लिए माइंड मैप बनाने की कोशिश करी, ताकि आप पहले पॉइंट्स में याद करें, फिर आपको अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कैसे करना है और फिर एंड कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है, इसके ऊपर बात की। और फिर उसके अंदर कुछ कोटेशंस भी देने की कोशिश करी कि कौन कौन सी अच्छी कोटेशंस है जो आप यहाँ पर कर सकते हो, और यहाँ पर उसी से डिपेंड जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है, जितनी भी शब्द सीमा है, उस पर आधारित कैसा सैंपल ऐसे लिखना चाहिए, वो पूरा का पूरा सैंपल भी एक दिया गया है। और ये अगले 30 के 30 टॉपिक के लिए किया गया है। कोई भी रैंडम टॉपिक उठाते हैं हम उठाते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपके पास यहाँ पर आया हुआ है, तो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमने CAA के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले माइंड मैप दे दिया है और ये तमाम चीजें इसके अंदर कोशिश की है। तो आप लोग आज इस सेशन के अंदर जुड़े, उम्मीद करता हूं SSC CGL Tier 2 2019 की एग्जाम देने वाले और साथ ही साथ CPO का एग्जाम देने वाले, जिनका कभी मेंस होगा 2019 वालों का, उनके लिए भी ये चीजें बड़ी कामयाब सिद्ध होंगी। आज के लिए एक बार इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।